नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल डिशूम पर। आज के अपने सफ़र में दोस्तों हम लोग चलेंगे अफ्रीका के एक ऐसे क्षेत्र में जहां पे इस पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। तो आज का सफ़र में हम लोग चलेंगे दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे 4 राष्ट्र हैं। उसमें से एक राष्ट्र है जिस पे हम लोग बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन बाकी राष्ट्रों पे भी हम लोग संक्षेप में चर्चा अवश्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और शुरुआत करते हैं उन 4 राष्ट्रों में। पहला राष्ट्र जिसको कि आप सीड से समझ सकते हैं, SEED। तो ये 4 राष्ट्र के इनिशियल्स हैं। S से सोमालिया है। सोमालिया एक ऐसा राष्ट्र है जिसे स्वतंत्रता मिलती है 1960 में। 2 बड़े क्षेत्रों को मिला के बनता है, एक होता है ब्रिटिश सोमालीलैंड और एक होता है इटालियन सोमालीलैंड। 1960 में वहां पे राष्ट्रपति बनते हैं। 1969 में उनकी हत्या हो जाती है। एक सेना का विद्रोह होता है जिसको मेजर जनरल बैरे लीड करते हैं और फिर वो वहां पे एक सैन्य तानाशाही की शुरुआत होती है जो कि 1991 तक चलती है। सोमालिया की राजधानी है दोस्तों मोगादिशु। मोगादिशु में केंद्रीय सत्ता की समाप्ति हो जाती है 1991 में। वहां पे गृह युद्ध होता है जब वहां के कबीलाई सरदार, जो जाति आधारित जो सरदार है, सेनाएं हैं, वो एकजुट हो जाती हैं सैन्य तानाशाही के खिलाफ और सैन्य तानाशाही को उखाड़ के फेंक देती हैं। लेकिन समस्या ये आती है जब सरकार बनाने की बारी आती है तो सब आपस में लड़ जाते हैं और सोमालिया राष्ट्र का एक तरह से उस कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए बिल्कुल अंत हो जाता है। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं बसती है और हालत यह आती है कि 1992 तक आते आते संयुक्त राष्ट्र सोमालिया को एक विफल राष्ट्र घोषित कर देता है, एक फेल्ड स्टेट घोषित कर देता है। 1993 में वहां पे संयुक्त राष्ट्र शांति सेना जाती है जिसे कि यूएस की फोर्सेस लीड करती हैं। दोस्तों यहां पे आपको हम बता दें कि बहुत ही दुखद वहां पे वातावरण हो जाता है। हालत ये होती है भुखमरी का ये होता है दोस्तों वहां पे कि जो मानवीय सहायता पहुंचती थी, खाने पीने का खाद्य सामग्री पहुंचती थी, उसे जो ये कबीलाई सरदार थे लूट लेते थे, अपने कब्जे में कर लेते थे और सिर्फ उन्हीं को देते थे जो उस खाने के एवज में उनके लिए लड़ने को तैयार हो जाए। तो सिर्फ खाने के बदले में लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते थे। ये स्थिति उस वक्त सोमालिया की। तो मोगादिशु में ये सेनाएं उतरती हैं और बैटल ऑफ मोगादिशु एक 1993 का एक बहुत ही मशहूर युद्ध तो नहीं कहेंगे, एक इवेंट है, बैटल ऑफ मोगादिशु के नाम से फेमस है। इसके अगर आप इस बैटल को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आपको सजेस्ट करेंगे, एक मूवी है ब्लैक हॉक डाउन। ब्लैक हॉक यूएस एयरफोर्स के बहुत ही जिसको उन्हें गर्व था, हेलीकॉप्टर्स पे हेलीकॉप्टर हुआ करते थे, उसी के नाम से ब्लैक हॉक डाउन। ये पूरी मूवी इसी इवेंट पे है। तो इस इवेंट पे होता क्या है कि मोगादिशु में उस वक्त एक वहां के जो सबसे मजबूत कबीलाई सरदार होते हैं मोहम्मद फराह एडिद, उसको पकड़ने की योजना बनाती है यूएस फोर्सेस। और फिर उसी पे इवेंट है जिसमें कि 19 सैनिक यूएस के मारे जाते हैं। उनके ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो 2-4 गिर जाते हैं, उसका नुकसान होता है, काफी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वो ऑपरेशन जो विफल साबित होता है वहां पे यूएस का। उसके बाद 1995 तक आते आते यूएन फोर्सेस को वहां से हटना पड़ता है। इतना बुरी हालत होती है सोमालिया की। आज सोमालिया की स्थिति यह है दोस्तों कि एक राष्ट्र के नाम पे तो वो है, लेकिन उसके 2 बहुत ही बड़े क्षेत्र, एक सोमालीलैंड और एक उसके पूर्वी तट पे पुंटलैंड करके एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो ये 2 क्षेत्र ने आपस में अपने आप को इन दोनों क्षेत्रों ने स्वायत्त क्षेत्र, लगभग आप मानिए कि स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया। उनकी अपनी गवर्नमेंट चुनने का शासन है, कोई उनका मतलब नहीं है सोमालिया की जो केंद्र सरकार है उससे। बट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आज तक उन दोनों में से किसी क्षेत्र को अभी मान्यता नहीं दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज भी सोमालिया को एक राष्ट्र मानता है। तो ये हो गया सोमालिया की स्थिति। अब आते हैं हम लोग दूसरे राष्ट्र एरिट्रिया पे। एरिट्रिया जिसकी राजधानी है दोस्तों अस्मारा। प्रथम विश्व युद्ध है उस वहां तक वो इटाली का है उपनिवेश होता है दोस्तों। उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते इटली का ही उपनिवेश रहता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, मुसोलिनी की मृत्यु हो जाती है, अंत हो जाता है, तो ऑब्वियसली फिर ये जो क्षेत्र है एरिट्रिया जो राष्ट्र है वो आपका यूएस यूके फोर्सेस के कंट्रोल में आ जाता है। और इस जो द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों होता क्या है कि जो इथोपिया की जो आर्मी होती है, जो इथोपिया की फोर्सेस होती हैं, वो इनकी यूएस और यूके की फोर्सेस की तरफ से युद्ध करती हैं। इसलिए एक गिफ्ट के रूप
रूप में 1952 में एक गिफ्ट के रूप में एरिट्रिया को इथोपिया के साथ जोड़ दिया जाता है संघ के तौर पे, जहां पे एरिट्रिया को काफी स्वायत्तताएं दी गई होती है। उन्हें अपना सरकार चुनने की स्वतंत्रता होती है, उसे अपने हिसाब से चलाने की स्वायत्तता होती है, लेकिन राष्ट्र वो इथोपिया ही गिना जाता है। 1962 तक आते आते जो इथोपिया के उस तत्कालीन प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होते हैं हैले सेलासी, वो उस एरिट्रिया की स्वायत्त जो संघ की जो स्थिति होती है उसको खत्म करते हैं, उसे एक पूर्णकालिक राज्य बना लेते हैं और उसके बाद एरिट्रिया एक लंबा युद्ध लड़ता है इथोपिया के खिलाफ एक स्वतंत्रता का। 1993 में इथोपिया को वहां पे स्वतंत्रता प्राप्त होती है। फिर 1998 तक आते आते इथोपिया के साथ ही एरिट्रिया की वापस से एक युद्ध होता है। कुछ बॉर्डर के जो सीमा के विवाद होते हैं वो बढ़ जाते हैं और एरिट्रिया एक गलती करता है, वो खुद युद्ध की शुरुआत करता है इथोपिया के खिलाफ। इथोपिया इस पूरे क्षेत्र में दोस्तों सबसे मजबूत राष्ट्र है, तो उसके खिलाफ जब एरिट्रिया युद्ध करता है तो जो अंत होता है वो आप सब लोग अब समझ गए होंगे, एरिट्रिया की करारी हार होती है वहां पे। 1998 से लेकर 2000 तक चला ये युद्ध, जिसमें लाखों लोगों को दोनों तरफ से मारे गए, एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, बहुत मुश्किल समय वहां के लोगों ने देखा उस समय। 2000 के बाद वहां पे नो वॉर नो पीस की स्थिति रही, लेकिन 2018 में जब इथोपिया में नए प्रधानमंत्री और आज के प्रधानमंत्री अबी अहमद सत्ता संभालते हैं, तो सबसे पहले वो एरिट्रिया के साथ जो युद्ध नो वॉर नो पीस का स्टेटस था उसे खत्म करते हैं और युद्ध के अंत की घोषणा करते हैं। तो युद्ध 2018 में फॉर्मली एंड माना गया। और उसके बाद से अब आज की स्थिति है दोस्तों कि एरिट्रिया और इथोपिया में एक फ्रेंडली रिलेशन है, एक दोस्ताना संबंध है। अभी जो टिग्रे में पिछले कुछ महीनों में जो विवाद हुआ उसमें एरिट्रियन फोर्सेस ने इथोपिया की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है उसका सहयोग किया है। तो ये स्थिति है दूसरे राष्ट्र हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, एरिट्रिया की। तीसरे राष्ट्र पे आते हैं जिबूटी। डी से शुरू होता है इस राष्ट्र का नाम, लेकिन उसे कहते हैं जिबूटी, डिजिबूटी नहीं कहते, जिबूटी है, जिसकी कैपिटल का नाम भी जिबूटी ही है दोस्तों। ये छोटा सा राष्ट्र है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, और चूंकि इसके हमेशा इथोपिया के साथ एक अच्छे संबंध रहे, मधुर संबंध रहे, इसलिए वहां कोई खास उथल पुथल नहीं हुई है जिबूटी में। अब आते हैं चौथे और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र जिसके सफर के लिए आज हम लोग यहां पे निकले हैं, इथोपिया। इथोपिया बहुत ही प्राचीन सभ्यता, बहुत ही प्राचीन संस्कृति वाला राष्ट्र है। इसका पुराना नाम दोस्तों एबेसिनिया था, और इथोपिया के लिए कहा जाता है कि वो कभी किसी दूसरे देश का उपनिवेश नहीं बना, गुलाम नहीं हुआ इथोपिया। एक छोटा सा काल जरूर रहा है 1935 से 1941 तक, जब मुसोलिनी के राज्य के समय में इटाली का ये उपनिवेश जरूर रहा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही ये मुक्त हो गया और फिर वो यूएस यूके की तरफ से लड़ा। और फिर उसके बाद अभी जैसा मैंने आपको बताया कि 1952 में एरिट्रिया के साथ उसका संघ बनता है, और जो उस समय के या आप कहें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो पहले राष्ट्रपति, जो कि राजशाही का ही, जो उससे पहले की राजशाही थी इथोपिया में, उसी परिवार से आते हैं हैले सेलासी। काफी प्रसिद्ध व्यक्ति इथोपिया के, इथोपियान्स उन्हें आज भी काफी उनका सम्मान करते हैं हैले सेलासी का। तो हैले सेलासी एक लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। 1952 में संघ बनता है एरिट्रिया इथोपिया का। 1962 में हैले सेलासी का एक होता है कि नहीं, हमें एरिट्रिया एक राज्य की तरह से चाहिए। उन्हें यह चीज कभी पसंद नहीं आई कि एरिट्रिया एक संघ की स्वायत्त संघ राज्य की तरह से जुड़ा उसके साथ। तो 1962 तक वो एरिट्रिया को एक आम राज्य का, पूर्णकालिक राज्य का दर्जा देते हैं, स्वायत्तता समाप्त कर देते हैं। लेकिन हैले सेलासी की वहां पे थोड़ी सी परेशानियां बढ़ती हैं। 1974 तक आते आते हैले सेलासी की जो सत्ता होती है, सरकार होती है, उसको सैन्य विद्रोह में उसे उखाड़ फेंकती है इथोपिया की सेना। उस सेना को वहां पे लीड करते हैं कर्नल मेंगिस्टू। 74-75 में हैले सेलासी का एक दर्दनाक, जिसको कहते हैं हत्या होती है, उनका गला दबा दिया जाता है उन्हीं के अपने घर में हैले सेलासी का। तो उनका एक दर्दनाक अंत होता है 1975 में। 1977 तक आते आते कर्नल मेंगिस्टू जो होते हैं वो सत्ता को अपने कंट्रोल में, सरकार को अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में ले लेते हैं, और वहां से शुरू होता है कम्युनिस्ट शासन इथोपिया में, जिसको कि इथोपिया में दोस्तों डर्ग रेजिम कहा गया, DERG। वहां पे कम्युनिस्ट शासन का नाम डर्ग कहा गया। तो 1977 में लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है जिसे आप कहते हैं बैटल ऑफ ओगैडेन। ओगैडेन एक बड़ा क्षेत्र है इथोपिया का जो कि सोमालिया से मिलता है। 70-80 के दशक में सोमालिया एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र हुआ करता था, इथोपिया उसके मुकाबले
कमजोर राष्ट्र था। तो सोमालिया के लोगों का मानना था कि ओगैडन के जो निवासी हैं वो सोमालिया के काफी करीब हैं अगर उनकी सभ्यता और संस्कृति को देखा जाए बजाय कि इथोपिया के। तो उस समय सोमालिया का सपना एक वृहद सोमालिया का हुआ करता था जिसमें वो ओगैडन का क्षेत्र और कुछ क्षेत्र जिबूटी का भी वो अपना मानते थे। वो बात अलग है क्या सोमालिया अपने खुद के अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो खैर ओगैडन की लड़ाई शुरू होती है जब सोमालिया के जो तत्कालीन जो तानाशाह मेजर जनरल बैरे होते हैं वो युद्ध की शुरुआत करते हैं और जो सोमालियन सेना है वो ओगैडन के अंदर काफी अंदर तक घुस जाती है। लेकिन चूंकि वो डर्ग कम्युनिस्ट शासन होता है इथोपिया में, तो दोस्तों उस समय काल को अगर आप याद करें एक बार तो वो शीत युद्ध का एक तरह से बहुत ही मतलब प्राइम टाइम होता है जब पूरा विश्व ईस्ट ब्लॉक कम्युनिस्ट ब्लॉक या सोवियत ब्लॉक में या वेस्ट ब्लॉक यूएस ब्लॉक या नाटो ब्लॉक में बटा हुआ होता है। तो चूंकि डर्ग रजीम कर्नल मेंगिस्टू कम्युनिस्ट शासन को लीड कर रहे होते हैं तो वो सोवियत यूएसएसआर के काफी करीब होते हैं और क्यूबा के काफी करीब होते हैं। क्यूबा उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट राष्ट्र था जो आज भी कम्युनिस्ट राष्ट्र है और फिडेल कास्ट्रो उसके राष्ट्रपति हुआ करते थे तब तत्कालीन क्यूबा के। तो क्यूबा और यूएसएसआर इथोपिया की मदद के लिए सामने आते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ी सैन्य सामग्री और साजो सामान और सैन्य जो सहायता होती है सैनिक सहायता वो दी जाती है इथोपिया को और इथोपिया ये युद्ध जीत जाता है सोमालिया के खिलाफ। और उसके बाद से जो इथोपिया का सशक्तिकरण मजबूतीकरण की शुरुआत होती है दोस्तों। जो आज स्थिति है कि इथोपिया अफ्रीका का तीसरा सबसे मजबूत राष्ट्र है अगर हम सैन्य शक्ति की तरह से उसे देखना चाहें तो। सबसे मजबूत राष्ट्र आज अफ्रीका का इजिप्ट माना जाता है सैन्य शक्ति के तरह से और उसके बाद अल्जीरिया है और तीसरा नंबर आता है इथोपिया का। तो ये शुरुआत इस मजबूती की शुरुआत सैन्य शक्ति के बनने की उभरने की शुरुआत 1977 के युद्ध के बाद से ही होता है। खैर जब सोवियत एरा का एंड होता है शीत युद्ध की समाप्ति होती है यूएसएसआर बिखर जाता है विघटन हो जाता है यूएसएसआर का, तो फिर उनका जो सपोर्ट होता है जो सहयोग होता है डर्ग रजीम को वो समाप्त हो जाता है और कर्नल मेंगिस्टू की जो पकड़ है सरकार पे वो ढीली पड़ जाती है। उसके बाद 4 जनजातीय समुदाय जो हैं वो मिलके एक अलायंस बनाते हैं जिसको नाम देते हैं इथोपियन पीपल्स रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट EPRDF और इसकी सेना जिसका सेंटर बनता है टिग्रे जो एक राज्य है इथोपिया के उसकी राजधानी मैकेले में और टिग्रे का टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट TPLF इस EPRDF फोर्सेस को लीड करता है और वहां से वो अलायंस की सेना चलती है और एडिस अबाबा में 1991 तक आते आते एडिस अबाबा में डर्ग रजीम को उखाड़ के फेंक देती हैं। कर्नल मेंगिस्टू को छोड़ के भागना पड़ता है इथोपिया को। उसके बाद एक नया शासन की शुरुआत होती है नया संविधान लिखा जाता है 1993 में। सबसे पहले एरिट्रिया को स्वतंत्र घोषित करते हैं इथोपियन जो गवर्नमेंट है वहां पे रेफरेंडम करा के एरिट्रिया 1993 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित होता है। 1994 में एक बहुत ही यूनिक व्यवस्था लेकर आते हैं इथोपिया का संविधान और वो व्यवस्था आप उसको कह सकते हैं एथनिकल फेडरलिज्म मतलब जातीय संघ की व्यवस्था है जहां पे वो एक व्यवस्था ये कहते हैं कि जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग बहुलता में हैं वो क्षेत्र एक राज्य बना दिया गया और उस वहां के लोगों को ये स्वायत्ता दे दी गई कि वो उस राज्य को अपने हिसाब से उसे चलाएं अपना सरकार बनाएं वहां पे और अपनी फोर्सेस भी एक तरह से लोकल फोर्सेस स्टेट फोर्स भी अपने मेंटेन कर सकते हैं और अपने शासन को अपने हिसाब से चलाएं। स्वायत्ता दी गई उन क्षेत्रों को। ठीक है सेंट्रल कमांड जरूर रही सेंट्रल केंद्र की सरकार जरूर रही। उसके इलेक्शन पूरे इथोपिया में होते हैं लेकिन वहां के जो राज्य है दोस्तों उन्हें काफी स्वायत्ता प्राप्त है। टिग्रे भी उसमें एक महत्वपूर्ण राज्य है। खैर तो उसके बाद 1994-95 के बाद वहां पे फिर जो व्यवस्था जो केंद्र सरकार की व्यवस्था पे सहमति बनी वो जैसे भारत में है पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट का जो वही वहां पे एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां पे पहले बनते हैं मेलेस ज़ेनावी कहां से आते हैं तो वो टिग्रे समुदाय के होते हैं और TPLF को लीडर होते हैं। ठीक है अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि टिग्रे समुदाय वहां पे इथोपिया की जो पूरी जनसंख्या है उसका मात्र 5% है दोस्तों टिग्रे। लेकिन मेलेस ज़ेनावी वहां पे प्रधानमंत्री बनते हैं और एक लंबे दौर तक 1994-95 से लेकर 2012 तक अपनी मृत्यु तक वो प्रधानमंत्री बने रहते हैं वहां पे इथोपिया के।
इस दौरान ज़्यादातर शासन के जो शीर्ष पर लोग होते हैं वो टिग्रे समुदाय के होते हैं। ज़्यादातर फंड्स जो गए वो टिग्रे राज्य को जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट सब टिग्रे राज्य में ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। खैर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इस बीच में सोमालिया में 2006 में फोर्सेस भेजते हैं, इथोपियन फोर्सेस जाती हैं। अल शबाब जो वहाँ पे इस्लामिक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो मोगादिशु पर भी कब्जा कर लेता है, तो उसको वहाँ से छुड़ाने के लिए फिर वो फोर्सेस जाती हैं। उसका एक कारण और भी है दोस्तों। कारण ये है कि इथोपिया लिए कहा जाता है कि इट्स लाइक एन आइलैंड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द सी ऑफ इस्लाम। इथोपिया के आसपास के जितने राष्ट्र हैं आप ज़्यादातर पाएंगे कि वो इस्लामिक राष्ट्र हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड, मुस्लिम बहुल्य जो राष्ट्र हैं। जो इथोपिया है दोस्तों, इथोपिया एक क्रिश्चियन बहुल्य राष्ट्र है, ठीक है। इसलिए एक नेचुरल अलाई है उसका, जो वेस्टर्न नेशंस हैं और यूएस है उसका, वो उस क्षेत्र में एक नेचुरल अलाई है इथोपिया। इसका भी फायदा इथोपिया को हमेशा मिला है दोस्तों। बस एक बीच का वो जो डेर्ग रेजीम का समय है जब वो सोवियत के साथ जुड़ गया, उससे पहले भी वो यूएस का और वेस्टर्न नेशंस का एक नेचुरल अलाई रहा, आज भी है वो। तो अल शबाब का कहीं इम्पैक्ट जो कहीं अब उनके अपने जगह पे ना आ जाए, वहाँ के मुस्लिम भी कहीं उनके साथ जुड़ के और स्वतंत्रता की वो ना बातें करने लगे, इसलिए उसको दबाने के लिए इथोपियन फोर्सेस वहां पे गई, मोगादिशु पे कब्जा किया और फिर वहां पे एक गवर्नमेंट का सेटअप किया, जो भी छोटी कमजोर गवर्नमेंट छोटे से राज्य में छोटे से क्षेत्र पे बन पाई, और फिर वो उन्हें वापस आना पड़ा और वापस आ गए। तो ये सब हुआ मेलिस जेनावी के कार्यकाल में। 2012 में जेनावी की मृत्यु हो जाती है। 2012 में जो तत्कालीन वहां पे जो विदेश मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं और 2018 तक आते आते वो भी रिजाइन कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। कारण है जो केंद्र विरोधी जो वहाँ पे जो क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन होते हैं, उसके चलते वो वहाँ पे इस्तीफा दे देते हैं, उनके जो दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद आते हैं वहाँ पे अबी अहमद। अबी अहमद जो आज वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में वो आप कुछ चीज़ें जान लीजिए। वो एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है। तो जैसा मैंने कहा कि क्रिश्चियन बाहुल्य एक राष्ट्र है तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है अबी अहमद वहां पे, ठीक है। तो अबी अहमद जब आते हैं तो बहुत सारे राजनीतिक और आर्थिक सुधार करते हैं इथोपिया में, और उस सुधार का ही एक आप कहें कि रिजल्ट होता है कि इथोपिया के साथ जो युद्ध है उसका अंत होता है। उसको वो अंत मतलब कहते हैं कि चलिए वॉर एंड करते हैं। और ओगाडेन जो क्षेत्र था वहां पे नेशनल लिबरेशन फ्रंट नाम से एक बहुत 34 साल से लंबा चला आ रहा एक गृह युद्ध था। जब वो ओगाडेन क्षेत्र की स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, उसको भी अंत करने का वो प्रयास करते हैं और सफल होते हैं। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण जिसको आप कहेंगे अचीवमेंट है अबी अहमद की शुरुआती काल का, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्हें 2019 में नोबेल पीस प्राइज भी अबी अहमद को दिया जाता है दोस्तों। और इन्हीं राजनीतिक सुधार और आर्थिक सुधार के चलते जो आज की जो स्थिति है इथोपिया में, जो आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं इथोपिया उस क्षेत्र के, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ इथोपिया की चर्चा कर रहे हैं, वो इन्हीं सुधारों के एक कारण आप उसको ये सुधार भी मान सकते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे अब आज की सिचुएशन की अगर बात करें तो हम बात करेंगे ग्रेट इथोपियन रेनेसां डैम की। एक डैम है, एक ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसमें एक डैम बना रहा है इथोपिया सरकार। एक डैम बना रही है, कहाँ पे बना रही है? ब्लू नाइल रिवर पे बना रही है। ये जो नदी है ब्लू नाइल नदी जो है वो निकलती है लेक टना से, जो कि अस्मारा राज्य जो है इथोपिया के उसमें स्थित है। वहां से निकल के इथोपिया के राज्यों से होते हुए ये जाती है सूडान में, और खार्तूम जो सूडान की राजधानी है दोस्तों, खार्तूम में जाके ये व्हाइट नाइल जो नदी है, ये व्हाइट नाइल कहां से निकलती है दोस्तों? तो ये आती है युगांडा में, लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी लेक है, वहां से व्हाइट नाइल निकलती है। ये दोनों जो नदियां हैं ट्रिब्यूटरी हैं वो आके मिलती हैं और फिर खार्तूम के आसपास वहां से नील नदी बनती है, नाइल रिवर बनती है, फिर इजिप्ट में जाती है और इजिप्ट में जो बेसिन है मेडिटेरियन सी में ये जाके गिरती है। ये जो इजिप्ट का जो सभ्यता है, जो विश्व प्रसिद्ध इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ना, उसका कारण सबसे बड़ा नील नदी का ये जो बेसिन है इजिप्ट में, इसको माना जाता है बहुत उपजाऊ क्षेत्र है ये। और इस उपजाऊ होने का इसका कारण है दोस्तों ब्लू नाइल रिवर। इसका बड़ा कारण ब्लू नाइल रिवर है। ब्लू नदी जो है, नाइल नदी है, इसमें जो सिल्ट चल जाती है ये बहुत उपजाऊ होती है, और इसकी वजह से इटाली और इजिप्ट का वो जो क्षेत्र है वो काफी उपजाऊ हो जाता है। इस पे ये डैम बना रहे इथोपियन सरकार। ये जो सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने वाला है अफ्रीका का, ग्रेट इथोपियन रेनेसां डैम जो है, इसमें इथोपियन सरकार का जो मानना है कि 6000 मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन वहां वे कर सकेंगे, जिसके चलते
ये एडिस अबाबा में जो इनके आर्थिक सुधार चल रहे हैं, काफ़ी सारी चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ आएँ, जिसके चलते इनका मानना है कि वहाँ पे एडिस अबाबा के आसपास जो इंडस्ट्रीज़ आएंगी इसको ये विद्युत सप्लाई कर पाएंगे, उनको दे पाएंगे, सुविधाएं दे पाएंगे, प्लस पूरे इथोपिया में भी ये सारे घर घर तक विद्युत पहुँचा पाएंगे। इथोपियन सरकार का ये मानना है, ये सपना है। एक्सपर्ट्स की राय तो ये भी है दोस्तों कि इतनी ज़्यादा विद्युत उत्पादन होने से ये अपने पड़ोसी देश को भी ये अपना उसकी विद्युत का ये बेच पाएंगे, उसको बेच पाएंगे और रेवेन्यू का इनका सोर्स होगा ये। तो इथोपिया इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आतुर है और बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। अभी रिसेंटली हुआ ये कि अबी अहमद ने एक रैली में एक स्टेटमेंट दिया कि मिलियंस ऑफ इथोपियंस आर रेडी टू ले देयर लाइफ फॉर द कॉज ऑफ द डैम। मतलब लाखों इथोपियाई जो नागरिक हैं वो तैयार हैं इस डैम को बनने के लिए, अपनी जान गंवाने के लिए। मतलब एक संकेत था कि यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो इथोपिया तैयार है। लेकिन युद्ध किसके साथ? युद्ध इजिप्ट के साथ, क्योंकि इस डैम के बनने का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इजिप्ट को होने वाला है, ऐसा इजिप्ट का मानना है। थोड़ा बहुत नुकसान सूडान का भी हो सकता है या होने वाला है, लेकिन इजिप्ट को भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि डैम बना तो नदी का बहाव कम होगा, फ्लो कम होगा, सिल्ट जो चलती है वहाँ पे ब्लू नाइल में वो कम पहुँचेगी, ठीक है। और नदी का बहाव कम होगा तो इजिप्ट को डर है कि उसकी वजह से वहाँ पे जो इजिप्ट का 95% जो पानी की जो ज़रूरत है, पीने का पानी, और जो उनकी इंडस्ट्रीज़ को जो कृषि के क्षेत्र में जो पानी की आवश्यकता है वो नील नदी से पूरी होती है। बहाव कम होगा तो वहाँ के जो डैम हैं वहाँ पे वाटर लेवल कम होगा, मुश्किलें बढ़ेंगी। इजिप्ट में भी एक डैम बना हुआ है नील नदी पे, असवान डैम, जिसके पीछे जो लेक बनी है, आर्टिफिशियल लेक, जिसका नाम है लेक नासेर, वो विश्व की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक मानी जाती है। और लेक नासेर जिस नाम पे है वो नाम है कर्नल नासेर का, जो इजिप्ट के राष्ट्रपति या सैन्य तानाशाह थे पहले, काफ़ी पुराने समय में, जब भारत में प्रधानमंत्री नेहरू जी हुआ करते थे। इनका नाम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसकी शुरुआत नेहरू जी ने की थी, पंचशील के उनके जो प्रिंसिपल्स थे उस पर आधारित ये मूवमेंट था, जिसमें उनका मानना था कि ना हम ईस्ट ब्लॉक कम्युनिस्ट ब्लॉक से जुड़ेंगे शीत युद्ध में, ना हम वेस्ट ब्लॉक से जुड़ेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। तो उस नैम मूवमेंट की शुरुआत में जुड़ने वाले लोगों में नासेर का भी नाम आता है, तो इसलिए कर्नल नासेर का यहाँ पे रेफरेंस मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिया दोस्तों। तो इजिप्ट को ये डर है कि यदि ये डैम पूरा होता है तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो इजिप्ट बहुत शिद्दत से चाहता है या ये डैम ना बने, और अगर बने तो बहुत लंबे समय काल में बने, 8 से 10 साल में बन के तैयार हो, जिससे कि वो कुछ अपना कर सके। और इसको रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखता है। इसीलिए अगर ये इन दो राष्ट्रों के बीच में कहीं युद्ध की स्थिति बनती है दोस्तों, तो आप सोचिए, इजिप्ट सबसे मजबूत सेना लेकर बैठा हुआ है और तीसरी सबसे मजबूत सेना अफ्रीका की इथोपिया के पास है। युद्ध होता है तो कितना बड़ा नरसंहार हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया एक मुद्दा, जिसमें सूडान भी खैर है, इसमें सूडान भी एक पार्टी है इस युद्ध में, लड़ाई में, या इस जो भी है कंट्रोवर्सी में। लेकिन सूडान को यहाँ पे फायदा भी है उस डैम का और नुकसान भी है। फायदा यह है कि ब्लू नाइल की वजह से सूडान में बहुत बाढ़ आती है, डैम बन जाएगा तो उसके बाद बाढ़ की समस्या अपने आप काफी कम हो जाएगी। नुकसान वही है जो इजिप्ट को है कि नील नदी का जो फ्लो है, बहाव कम होगा तो उसको भी अपने कृषि क्षेत्र योग्य जो पानी चाहिए उसमें उसे मुश्किलें, या पीने के लिए पानी चाहिए उसे मुश्किलें आ सकती हैं। तो ये पहला कॉन्फ्लिक्ट हो गया जो इस क्षेत्र में आजकल है। और जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों वो टिग्रे से संबंधित है। टिग्रे की अगर आप पोजीशन देखें तो टिग्रे इरिट्रिया के से मिला हुआ है। तो अभी के जो राजनीतिक सुधार मैंने नाम लिया, आर्थिक सुधार, उसमें ये टिग्रे कॉन्फ्लिक्ट का वो सारे सुधार भी कुछ कारण हैं। जैसे अबी अहमद ने सबसे पहले आते ही युद्ध का अंत की घोषणा की, और टिग्रे चूंकि इरिट्रिया से मिला हुआ है तो टीपीएलएफ, टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ने सबसे बड़ा रोल अदा किया था, अपना योगदान दिया था इरिट्रिया के साथ युद्ध में। तो इरिट्रिया टिग्रे को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, और टिग्रे आज भी इरिट्रिया को एक दुश्मन राष्ट्र की तरह से देखता है। तो जब युद्ध समाप्त की बारी आई तो टीपीएलएफ को यह बात अच्छी नहीं लगी दोस्तों। ये पहला पॉइंट आया कॉन्फ्लिक्ट का। दूसरा पॉइंट आया कि राजनीतिक सुधार के दौरान ही अबी अहमद ने कहा कि ठीक है, ईपीआरडीएफ जो अलायंस बना था आज भी उसी की सत्ता, उसी के प्रधानमंत्री बनते आए, तीनों प्रधानमंत्री ईपीआरडीएफ अलायंस से ही हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा अबी अहमद ने कि ठीक है, अब उस अलायंस को का नाम खत्म करते हैं और एक सिंगल पार्टी बनाते हैं। अब
टिग्रे को सबसे बड़ा यहाँ पे भय दोस्तों इस बात का है कि अगर ये सिंगल पार्टी बनती है तो 5% की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है पूरे इथोपिया में टिग्रे समुदाय का। तो अगर एक पार्टी बनता है तो 5% की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगर केंद्र की सत्ता की बात आई, उनका जो दखल है आज टीपीएलएफ की वजह से केंद्र की सरकार पे, वो खत्म हो जाएगा। तो इसके ये भी टीपीएलएफ या टिग्रे वालों को, समुदाय को लगा कि उनके खिलाफ एक साजिश है, उनका जो रोल है, उनकी पकड़ है केंद्र सरकार पे, उसको खत्म करने की शुरुआत कर रही है अबी अहमद सरकार। ये दूसरा मुद्दा हुआ। तीसरा मुद्दा ये हुआ कि टिग्रे के साथ जो आप ये मानिए कि अभी इलेक्शन, जो कोविड का समय चल रहा था तो इसमें इलेक्शन होने हैं, और तो अबी अहमद ने कहा ठीक है भाई, हम इलेक्शन अभी नहीं करवा सकते क्योंकि पैंडेमिक का समय है, इलेक्शन नहीं कराएंगे। टिग्रे में वो इलेक्शन ड्यू थे, तो ये इलेक्शन टीपीएलएफ ने वहां पे कंडक्ट करा दिए और ये ट्रिगर की तरह से काम कर गया। वहां पे उनको भय, देखिए दोस्तों, इस बात का है कि करप्शन के चार्जेस हैं। अबी अहमद की सरकार करप्शन, भ्रष्टाचार के जो वहां पे मुद्दा है उसके खिलाफ सख्ती का रुख अपनाए हुए है, और जो भ्रष्टाचार को जब टटोला गया, निकाली गई केसेस, तो ज्यादातर केसेस, चूंकि जेनावी सबसे लंबे कार्यकाल रहा उनका प्रधानमंत्री के रूप में, तो टिग्रे से थे, तो टिग्रे के ही ज्यादातर लोग शीर्ष पे थे उस समय। तो ज्यादातर भ्रष्टाचार के मुद्दे किस पे आए, तो टिग्रे समुदाय के लोगों पर आए। तो टीपीएलएफ को लगा कि वहां पे अगर इलेक्शन करा लिया जाए तो भ्रष्टाचार के जो मुद्दा है उसको दबाने में और उसके खिलाफ मैंडेट लेने में वो कुछ सफलता प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए वो उन्होंने जल्दबाजी थी उन्हें इलेक्शन कराने की। केंद्र सरकार ने कहा हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, उसके खिलाफ जाके वहां पे टीपीएलएफ ने इलेक्शन कराया और सारी सीट टीपीएलएफ वहां पे जीत जाती है। और उसके बाद ये बात है सितंबर 2020 की दोस्तों। उसके बाद अक्टूबर तक आते आते उसे असंवैधानिक करार देती है केंद्र सरकार इथोपिया की। और टिग्रे, ऐसा अबी अहमद का कहना है कि टीपीएलएफ ने ईएनडीएफ, इथोपियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस का जो बेस है मैकेले में, जो टिग्रे की राजधानी है दोस्तों, वहां पे उस पर कब्जा कर लिया। ये बात अलग है कि टीपीएलएफ ने इस आरोप निराधार बताया। उन्होंने कहा कि इसकी आड़ में इथोपिया की जो सरकार है, अबी अहमद की सरकार है, वो युद्ध थोपना चाह रही है टिग्रे पे, टिग्रे राज्य पे। तो खैर उसके बाद ईएनडीएफ की फोर्सेस गई, एरिट्रियन फोर्सेस ने उनकी मदद की, और नवंबर 2020 तक अबी अहमद ने डिक्लेयर कर दिया कि उनकी जो राजधानी है टिग्रे की, वो अब इथोपियन फोर्सेस के कंट्रोल में है, मैकेले। लेकिन टीपीएलएफ ने वहां पे कह दिया है कि हम गोरिल्ला वॉरफेयर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टिग्रे समुदाय या टिग्रे राज्य पे उनका हक है, उनका अधिकार है उसे उस पर शासन करने का, और वो उसी के अंडर में रहना चाहिए दोस्तों। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो अफ्रीका का, जो आप ध्यान से वहां की जो राजनीतिक जो इवेंट्स, घटनाएं होती रहती है, अक्सर गृह युद्ध चला करता है, अक्सर वहां पे ये विद्रोह हुआ करते हैं। वहां पे होता क्या कि बाहर के जो राष्ट्र है, आसपास के पड़ोसी जो राष्ट्र हैं, या अरेबियाई जो नेशन, जो अरब नेशंस हैं, वो वहां पे कूद पड़ते हैं किसी न किसी पक्ष की तरफ से। तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी यहाँ पे ये भय है कि कहीं इस गोरिल्ला वॉर अगर ये प्रारंभ होता है, बड़ा रूप लेता है, तो कहीं इथोपिया की तरफ से कुछ फोर्सेस आ जाएंगी। ऑब्वियसली वेस्टर्न अलाइज हैं उनके, वेस्टर्न नेशंस उनको सपोर्ट करेंगे। तो हो सकता है टिग्रे की तरफ से जो आसपास के पड़ोसी इजिप्ट है, जो नाराज है इस वक्त डैम की वजह से, या सूडान में फोर्सेस हैं, या जो वहां पे इस्लामिक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या अरेबियन नेशन है, वो टिग्रे की तरफ से अगर टीपीएलएफ की तरफ से आ गए तो ये बहुत ही विकराल रूप ले सकता है, बहुत बड़ा गृह युद्ध हो सकता है, बहुत बड़ा नरसंहार हो सकता है दोस्तों। ये जो दो रिसेंट जो इवेंट्स हुए, जो चल रहे हैं, इसकी वजह से इथोपिया इस वक्त बहुत ही एक तरह से आप माने एक हॉट स्पॉट बना हुआ है अफ्रीका में दोस्तों। इसलिए हम लोगों ने आज इथोपिया पे यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा की दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो का अंत करने से पहले यहाँ पे आप कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे अंत में बताता हूँ, जिससे आपको लगेगा कि नहीं, इथोपिया कोई ऐसा वैसा राष्ट्र नहीं है, महत्व है उसका उस क्षेत्र में और पूरे अफ्रीका में। तो चलिए कुछ जानते हैं कुछ चीजें इथोपिया के बारे में। इथोपिया राजधानी तो आप जानते हैं एडिस अबाबा है, उस पर नाम हमने लिया ही होगा कहीं ना कहीं उसका। इथोपिया 10वां सबसे बड़ा राष्ट्र है अफ्रीका का दोस्तों। दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है अफ्रीका का, अगर हम 10वां सबसे बड़ा राष्ट्र क्षेत्रफल के रूप में देखें तो, और दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र अगर हम जनसंख्या के रूप में देखें तो, ठीक है, और उससे बड़ा जनसंख्या सिर्फ अफ्रीका में नाइजीरिया की है। तीसरा सबसे मजबूत सैन्य शक्ति वाला राष्ट्र है इजिप्ट, और अल्जीरिया के बाद वहां पे इथोपिया दोस्तों।
इथोपिया में जो डैम बन रहा है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने वाला है। इथोपिया की जो गवर्नमेंट ओन्ड, सरकार नियंत्रित जो एयरलाइन है इथोपिया एयरलाइन, वो अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन है दोस्तों, और विश्व की चौथी सबसे बड़ी एयरलाइन है। किस रूप में? इस रूप में कि सबसे ज्यादा देशों को कनेक्ट करती हुई। और ये यहाँ पे ये भी आप जान लीजिए कि इथोपिया के लिए वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी वो एयरलाइन इथोपिया गवर्नमेंट को देती है, इथोपिया एयरलाइन। ये एक बात हो गई। इथोपिया जो है उसको माना जाता है कि अफ्रीकन यूनियन का जनक है वो। उसका शुरुआत अफ्रीकन यूनियन की इथोपिया ने किया। अफ्रीकन यूनियन का जो सेंटर है, जो हेडक्वार्टर है, वो एडिस अबाबा में है दोस्तों। तो इथोपिया एक बहुत ही प्रभाव रखने वाला, प्रभावशाली राष्ट्र है उस क्षेत्र में और पूरे अफ्रीका में। आसपास में जब भी कहीं कोई युद्ध, गृह युद्ध होता है, तो इथोपिया की तरफ लोग देखते हैं कि उसकी सेना आए और उस गृह युद्ध को टाले, उसको रोके, उससे वहाँ की जनता को बचाए दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों आज का सफ़र इथोपिया तक का। आज के सफ़र का हम लोग अब यहाँ पे अंत करते हैं। अगले बार हम लोग किसी और सफ़र पे निकलेंगे, किसी और राष्ट्र के सफ़र पे निकलेंगे दोस्तों अपने अगले संस्करण में। तो चलिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों।